Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम लोग हाइपरबोला विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि कुछ चीजें कोनिक्स में कॉमन है ना, कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं उससे रिलेटेड डायरेक्ट ना रिजल्ट लिख दूंगा। ठीक है, और वो चीजें आप लोग को एलिप्स में आपको दिखाई पड़ जाएगी, मोरलेस एलिप्स जैसा ही दिखाई पड़ेगा ये। तो उन चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग हाइपरबोला को पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है और इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है पैराबोला और एलिप्स टाइप का, और सेकेंड पार्ट इसका अपना पार्ट है जो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा 3 अक्टूबर को जेई एडवांस का एग्जाम हुआ था। आप लोग पेपर देखे हो जेई एडवांस का? हाँ सर। कैसा पेपर आता है जेई एडवांस का? डुएबल था, लेंथी था, इजी था, क्या लगता है आपको? सर अभी तक सॉल्व नहीं किया। उसको सॉल्व करके कभी देखो, समझे? जो पार्ट्स आपने पढ़ रखा है उन पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तीनों सब्जेक्ट में। उससे क्या होगा कि आप कम से कम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लोगे कि कौन सा पार्ट आप ज्यादा मोर कंफर्टेबल हो। बेसिकली फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, अगर केमिस्ट्री में हो तो आपका कौन सा पार्ट मोर कंफर्टेबल है, इस तरह से ना ये जजमेंट शुरू हो जाएगा। तो वैसे पेपर सॉल्व नहीं किया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर हमेशा क्या आता है, ब्रांड न्यू क्वेश्चन आता है ना, कोई क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाई नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से भी फायदा नहीं है, तो बट इतना पता चल जाता है कि किस लेवल का कितना डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी कैलकुलेशंस हो सकती है, वो सब का आइडिया थोड़ा लग जाएगा। वैसे मैथ पार्ट में इस बार काफी ज्यादा लेंथी पेपर था। ठीक है, और हाइपरबोला से भी एक क्वेश्चन था, इलिप्स का क्वेश्चन नहीं मुझे दिखाई पड़ा, फिर सर्कल का क्वेश्चन था और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, ये सब था। अनफॉर्चुनेटली पैराबोला और इलिप्स का क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, इसलिए हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सर सकते। हाँ बोलो। सर सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी सेक्शन का था? ये वेटेज वाली क्वेश्चन ना हर किसी को फील होता है कि कौन सा पढ़ने से ज्यादा मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। सो वेटेज का कोई क्राइटेरिया उन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है, इस बार की बात अलग होगी, पिछले बार की बात अलग होगी। ठीक है, सो इसमें वेटेज के मामले में ना नो कमेंट हम लोग कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना होता है जेई का कि आपके पास कुछ रटी हुई चीजें हैं और दूसरे कुछ डिराइव चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मैं वेटेज इस बार की बात स्पेशली करूँ ना, तो जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं पेपर देखता हूँ और फटाफट बताता हूँ वेटेज किसका कितना रहा है। देखिए, मैं मैथ का वेटेज बताता हूँ, केमिस्ट्री वगैरह तो मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा। मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन को रिलेट ही कर देता हूँ कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, तो समझ जाओगे आप। सर्कल का एक क्वेश्चन है, एरिया, ये भी कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट में मैं रख रहा हूँ, सिंपल कोऑर्डिनेट है। एक सर्कल का है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर आपका सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी रिलेट कर दिया, सो आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो।
फिर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक क्वेश्चन, मतलब ये सब यूनिक कॉन्सेप्ट पर हैं जो सिर्फ उसी चैप्टर से बन सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन देखो आ गया है, 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, पेपर 1 में से। फिर आप मैट्रिक्स ले सकते हो, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसका एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो आपका हाइपरबोला हो गया, उसने कुछ कहा नहीं था कि वो हाइपरबोला का क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं ढंग से उनको पता चल जाएगा कि वो हाइपरबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोनिक में ही हाइपरबोला में लिख देता हूं, हाइपरबोला से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखो उसके बाद फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन, मोर देन 1 चॉइस है, सो 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर आपका फंक्शन से क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट एकदम जेईई मेंस लेवल का, मोर देन 1 चॉइस। प्रोबेबिलिटी अनदर 4, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अनदर क्वेश्चन 4, सीक्वेंस सीरीज एक, इसमें लिमिट का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक और। फिर क्वाड्रेटिक का एक और क्वेश्चन, या फंक्शन में भी उसको लगा सकते हो बट क्वाड्रेटिक में ही रखता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, दैट इज SOT एक क्वेश्चन एंड वेक्टर एक क्वेश्चन। ये पेपर 1 का, पेपर 1 देखने से ऐसा लग रहा कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी का दिख रहा है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया और फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस। और अगर आप इसमें भी कोऑर्डिनेट सेक्शन में जाओ तो 4 क्वेश्चन इससे भी पूछा है। अगर हम अलजेब्रिकली देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस क्वाड्रेटिक ये मिलाकर के 4 क्वेश्चन। उल्टा जो है कैलकुलस से क्वेश्चन कम पूछा है, देखो मैं एक ही टिक किया हूं, सिंगल कैलकुलस क्वेश्चन इन दिस पेपर, ठीक है। सिंगल बेसिक कैलकुलस दिया, वो भी कुछ नहीं, लेकिन अगले पेपर में हो सकता है कैलकुलस का वेटेज ज्यादा रहेगा। सो नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं हम लोग, पेपर 2। पेपर ऐसा होता है कि आपको सारा कुछ समझ में आने पे ही सॉल्व होता है, मतलब इवन इफ वो एक ही चैप्टर का है लेकिन वो चैप्टर के ना पूरे डेप्थ तक जाता है वो। और अगर मल्टीपल चैप्टर से आ गए क्वेश्चन तो फिर समझ लो कि आपको दोनों चैप्टर का डेप्थ चाहिए। सो पहला जो है PNC का क्वेश्चन दिया है, PNC प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल SOT। फंक्शन कंटिन्यूटी है ना, इसका मतलब ये, अब देखो ये चैप्टर में ना पूरा दे दिया है, इसमें कैलकुलस में मार्क कर देता हूँ, कुछ ठिकाना इनका नहीं रहता। कैलकुलस 1 कुछ भी उसमें लगाया जा सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैलकुलस का, वेक्टर 1, पैराबोला देखो इसमें पूछा है,
अगेन पैराबोला, पैराबोला तो पैसेज है, 2 क्वेश्चन। ये भी है फंक्शन का, मतलब कैलकुलस का, 3-4। उसके बाद आपका फिर से कैलकुलस आ गया। अच्छा, अभी देखो और कैलकुलस मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो अच्छी बात है। ये सर्कल का क्वेश्चन एक दे दिया है, दो क्वेश्चन। फिर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इलिप्स, एक क्वेश्चन पूछा इलिप्स का। मुझे होस्ट बनाओ आर्या। थैंक यू। तो सर्कल हम लोग डिस्कस किए थे, कैलकुलस यहाँ तक डिस्कस हो गया है, पैराग्राफ 16-17 ठीक है। कैलकुलस अगेन, तो देख लो कैलकुलस का वेटेज ओवरऑल कितना है, 2 पेपर मिला करके। ओवरऑल वेटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, वो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। लेकिन जिस तरीके से ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट छोटा चैप्टर है ना, उसका काफी बड़ा दबदबा बना हुआ है, 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन। और अगर कोनिक की बात करें या कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट का भी अच्छा है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है। और इधर इलिप्स हो गया, पैराबोला का हो गया 4 इधर, और एक सर्कल 2, 6, मतलब 10 क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट का हो गया। और कैलकुलस का गिनती कर लो, देखो ये 9 क्वेश्चन इधर हुआ, एक इधर। कैलकुलस हो गया। अलजेब्रा देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंसेस, क्वाड्रेटिक, कितना हो गया, 2, 6, 8, 8 तो इधर ही हो गए। और देखो है क्या, नहीं ना, तो पीएनसी का क्वेश्चन भी उसी में काउंट किया जाता है। सो बेसिकली 9 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे अलजेब्रा से। ट्रिगोनोमेट्री आप चेक कर लो कितना है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक एसओटी हो गया, फिर आपका एसओटी दूसरा। सो ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज ज्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन का है। इसके बाद तुम्हारा वेक्टर अगर देखे तो इस बार वेक्टर काफी कम पूछा है, लेकिन वेक्टर से कम 2 क्वेश्चन
हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल चैप्टर जो है उससे 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखो, बड़े बड़े पार्ट से ना कुछ मिला करके इस तरह से पूछे जाते हैं। एक प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा ही पूछ दिया ना, प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और एक यहाँ पर है। अब देख लो कि पूरे कोऑर्डिनेट से 10 क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलस से 10 क्वेश्चन पूछा है ना। तो ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट भी पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेट में क्या होता है फायदा कि आपको कॉन्सेप्ट कम होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट कम होते हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं और वो सॉल्वेबल होते हैं, लेंथी होते हैं बट सॉल्वेबल होते हैं, लेंथी बट सॉल्वेबल, ठीक है। कैलकुलस में क्या होता है ना, ये कई बार लेंथी होता है लेकिन इसमें स्मार्ट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं, तो थोड़ा सा ना इसमें स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है, डम्ब सॉल्यूशन इसमें नहीं चलेगा। जैसे इंटीग्रेशन ही करना होगा ना तो उसमें स्मार्टनेस चाहिए बहुत ज्यादा, कोऑर्डिनेट जैसा नहीं है कि सिंपल आप जैसे एज यूजुअल काम करते हो कर सकते हो। अलजेब्रा इसमें भी काफी स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री ये भी स्मार्ट, मतलब डम्ब वाला जो भी है ना सेगमेंट, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ही है। वेक्टर ये भी काफी लेंथी दिया जाता है, इसमें भी स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। प्रोबेबिलिटी इसमें स्मार्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा आधा डम्ब और आधा स्मार्ट होता है, डम्ब और स्मार्ट ये मिक्सअप होता है। तो डम्ब वाला कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट है कोऑर्डिनेट का पार्ट, इसमें कितना भी कम करेगा तो 5 से 7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देगा, समझ गए। तो अब देख लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बन रहा है, ऐसे ही काउंट कर सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 क्वेश्चन, इसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही होना चाहिए। 1 1 9 11 11 और 4 15 19 क्वेश्चन, 18 प्लस 90 कितना हो गया, अराउंड अबाउट 38 39 40, 40 तो बहुत रेयरली जाता है, ठीक है, 38 तक ठीक है, 38 39। तो 33% देख लो कितना परसेंट, 25% ऑलमोस्ट वेटेज आ रहा, 25% कैलकुलस, ये भी ऑलमोस्ट 25%, ये आपका 12% एंड रिमेनिंग ये दोनों मिला करके 12%, यही वेटेज है। इसलिए मतलब 2 पार्ट अगर बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 50% हम लोग स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलस को अच्छा करने के लिए आपको अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होती ही है, अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली लोग 75% कोर्स पर ना बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं। कोई बच्चा अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं भी पढ़ा है ना तो उसको हताश होने की जरूरत नहीं है, वेक्टर नहीं पढ़ा हताश होने की जरूरत नहीं है, वेक्टर 3D, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो ये सब क्वेश्चन भी काफी सिंपल होते हैं, ठीक है, स्मार्ट होते हैं बट सिंपल। तो यही है इस बार जेई पेपर का एनालिसिस, ठीक है। हम लोग आज क्वेश्चन जेई का नहीं करेंगे, पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर लेते हैं, है ना, उसके बाद जेई के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं इलिप्स का क्वेश्चन अगर क्लास में डुएबल है डिस्कस कर देता हूं मैं। देखिए अच्छे से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, इलिप्स का। E is ellipse और इलिप्स का इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर बाय 16 y square by 9 equal to 1 for any three distinct point p p p q q dash. सर कॉपी करके पेस्ट कर दो ना क्वेश्चन। कॉपी करके पेस्ट कर दूं? मैं एक्चुअली मोबाइल से यहाँ पे नहीं ना चला रहा हूँ। अच्छा तुम लोग के ग्रुप पे डाल देता हूँ ना, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ पेपर, आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर 18 पेपर 1 पेपर 2 मैं मैथ वाला डाल ही देता हूँ, सारे पेपर डाल मैथ का डाल देता हूँ। ये नोट देखो पेपर गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 18 पेपर 2। सब लोग गो थ्रू करो, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन MPQ and MPQ डैश क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछा है। इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, तो हम 3 पॉइंट जनरल पॉइंट लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा 4 cos थीटा 1 3 sin थीटा 1। Q पॉइंट में आप लिख सकते हो 4 cos थीटा 2 और Q डैश में आप लिख सकते हो 4 cos थीटा 3 sin थीटा 3। इनका मिड पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। एक बात हम लोग ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा ना डायग्राम का भी कभी कभी हेल्प ले लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं वहां से कुछ क्लू ना मिले। तो मैं मान लेता हूं कहीं पर भी ये P है, कहीं पर भी ये Q है और ये कहीं पर भी Q डैश है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिए। ये ना करा 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट P Q Q डैश हमें इतना सच दैट इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है और इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर है और ये सारे पॉइंट ना डिस्टिंक्ट है। एक बार और गो थ्रू कर लीजिए क्या हो रहा है।
Let E be the ellipse for any three distinct point P, Q, Q dash on E. Let M, P, Q midpoint of the line segment joining and M, P, Q dash be the line segment joining midpoint. Then the maximum possible value of the distance. अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा है, सॉरी ये मैक्स पूछा जा रहा, मिनिमम नहीं पूछा जा रहा। मैं इस पॉइंट पर इस M को ना नाम A दे रहा हूं और इसका नाम मैं B दे रहा हूं। इसको ज्वाइन कर लो। तो AB के बारे में तो हम लोग क्या जानते हैं, AB के बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये AB जो होता है हाफ ऑफ QQ डैश होता है ना। अगर मैं QQ डैश को लॉन्गेस्ट बना दूं तो AB भी लॉन्गेस्ट हो जाएगा। QQ डैश लॉन्गेस्ट कितना होगा, QQ डैश लॉन्गेस्ट कितना होगा बता सकते हो आप लोग? डायग्राम देख करके सोचो, QQ डैश लॉन्गेस्ट कितना होगा? मतलब इस Q पॉइंट और इस Q डैश पॉइंट की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? कोई बच्चा? जब ये वर्टेक्स के एंड बन जाएंगे, जब Q यहाँ पे एक वर्टेक्स एंड बन गया और Q डैश आपका दूसरा वर्टेक्स एंड बन गया, तब ये लॉन्गेस्ट है और ये 2a के बराबर होता है। इसलिए AB लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, A के इक्वल हो जाएगा। और A की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर की वैल्यू 16 है। A will be equal to 4 unit. That's all. सर हाँ, सर ये AB इक्वल्स टू हाफ QQ डैश कैसे है? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो रहा। ट्रायंगल में आप लोग सीखे होंगे सर सिमिलैरिटी। सिमिलर ट्रायंगल, जो ये बेसिक BPT सीखे हो ना, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरिटी भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है, आप लोग को बताया गया होगा कि कोई भी ट्रायंगल को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उसके दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और ये पैरेलल है, अगर A, B, C, D और E, अगर ये DE जो है वो BC के पैरेलल है, देन AD बाय AB must be equal to AE by AC must be equal to DE by BC। सर ये पता है ना, पता है ना। अब देखो क्या हो रहा है मेरा, हम लोग को मिड पॉइंट दिया गया ना, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो AD बाई AB कितना हो जाएगा, हाफ होगा ना। हाँ सर समझा समझ गया ना, इसी पर दिया Yes. था। अब देखो हम लोग अगर डायग्राम नहीं बनाते तो शायद भटकते रह जाते पैरामेट्रिक पॉइंट में। लकली हम लोग डायग्राम बना लिए और डायग्राम से ये एविडेंट हो गया कि सिमिलरिटी हम लोग यूज कर सकते है ना। सो इस पैरामेट्रिक पॉइंट जितना भी इलिप्स अभी तक हम लोग पढ़े
उसमें से कुछ बिना कुछ यूज किए हुए क्वेश्चन कर सकते थे। केवल इलिप्स का बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, मेजर एक्सिस का लेंथ, है ना, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए? नहीं। होता क्या है कि जब तक आप डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को सोचते नहीं हो तब तक आपको स्मार्ट सॉल्यूशन या फिर क्विक सॉल्यूशन नजर नहीं आता। समझ गए? और वो स्मार्ट सॉल्यूशन कब नजर आएगा? जब आप हर एक क्वेश्चन को ना, मतलब थ्योरी तो एक साइड है ही, कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि पहले थ्योरी ना लगाए, बिना थ्योरी के उसको ट्राई करें। फिर हम अगर फेल हो रहे हैं उसमें तो थियोरेटिकली हमको जाना चाहिए। हालांकि कई लोगों का मानना उल्टा भी है कि पहले थियोरेटिकली ही अटेम्प्ट करना चाहिए, तब जाकर के डिफरेंट टाइप से सोचना चाहिए। दोनों पर्सपेक्टिव है अपने अपनी जगह पर। समझ गया? जिसको जैसा सॉल्यूशन पहले दिखाई पड़ जाता है उसको वो चीज अच्छा लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये सॉल्यूशन हम लोग लिखे तो काफी बेहतरीन सॉल्यूशन हो जाएगा ना। कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाया, क्यू क्यू डैश मैक्सिमाइज कर दिए, ए बी हमेशा इसी पर डिपेंड करेगा, क्यू क्यू डैश पर डिपेंड करेगा, है ना। तो आज हम लोग Yes, sir. हाइपरबोला शुरू कर ले। हाँ सर। जेई एडवांस में क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन देखने की जरूरत है अच्छे ढंग से उसको। लेकिन हर एक क्वेश्चन सिंपल, वेरी सिंपल तो नहीं हो सकता। हाइपरबोला एकदम जो है इसमें इलिप्स की तरह मैं लिखता जाऊंगा, है ना। फोकस डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म, जो लोग इलिप्स नहीं भी पढ़े होंगे, है ना, उनको भी ये समझ में आ जाएगा। जो पैराबोला पढ़ चुके उसको भी ये समझ में आ जाएगा। नो नीड टू स्टडी इलिप्स। एक लाइन दी हुई होगी और एक पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं रहा होगा। लेट अस से पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, और ये लाइन है आपका Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और एक P पॉइंट मूविंग पॉइंट होगा। P पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? मूविंग पॉइंट होगा P। इस P पॉइंट को P पॉइंट से परपेंडिकुलर ले लें और S से ज्वाइन कर लें। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम M दे दें। If PS by PM is equal to some constant number E, some constant number E, where E has a value greater than 1. E has a value greater than 1 and constant है। A is constant, ये चेंज नहीं करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। Then locus of P is said to be hyperbola. Locus obtained is hyperbola. For this hyperbola, this very fixed point is known as focus as usual, and this fixed line will be called as what? फिक्स्ड लाइन का नाम क्या होता है? Directrix. Directrix. Very good. And this constant ratio? Eccentricity. Eccentricity. With eccentricity E. ठीक है, तो ये आपका बेसिक हाइपरबोला का डेफिनेशन हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया आपका? डायरेक्ट्रिक्स फोकस फॉर्म। अगर हम इसको इक्वेशन वाइज लिखे तो फिर से वही चीज रिपीट करना होगा।
पीएस क्या हो गया मेरा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पीएस मॉडुलस lx प्लस my प्लस n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला का कौन सा फॉर्म हो गया, डायरेक्ट्रिक्स फोकस फॉर्म। ठीक है, मतलब जब डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ हो तब का फॉर्म। नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, विद h स्क्वायर माइनस ab as already in previous lectures of ellipse or parabola said greater than 0। secondary delta which is equal to, ये एक्सप्रेशन कई लोगों को याद नहीं रहता है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन पे ऑपरेट कर दे तो ये इक्वेशन क्या दिखाई पड़ेगा, हाइपरबोला की इक्वेशन दिखाई पड़ेगा। फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हो गया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जिस तरह से स्टैंडर्ड इलिप्स हम लोग लेते थे उसी तरह से स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज रिटन एज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म को थोड़ा स्टडी करेंगे हम लोग हल्का सा डिटेल में, ये फॉर्म आता कैसे है ना। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस a बाई ई लाइन, फोकस करस्पॉन्डिंग फोकस माइनस ए कॉमा 0 और इसेंट्रिसिटी e। इसेंट्रिसिटी e अगर इतना डेटा हम लोग लगाएं तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। पीएस अपॉन पीएम, पीएस ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर y स्क्वायर रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय पीएम x प्लस a बाई ई रूट ओवर डिवाइडेड 1 इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है या इक्वेशन लिखा है ये है रिफर टू
डायरेक्ट्रिक्स फोकस फॉर्म। ठीक है, और स्क्वायरिंग करके आप सिंपलीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बाई होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई टू गेट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2aex वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2aex. This term will be cancelled from the term on the left side, and overall we are getting, ध्यान से अगर आप देखो ना तो हमारे पास e का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, therefore e स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। हम x स्क्वायर को RHS में ले जा रहे हैं and लिखेंगे e स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा ना, इसको माइनस कर देते हैं, RHS में भेजने पर, और कांस्टेंट को LHS में आप भेजिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1। यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। सी दैट वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ए स्क्वायर 1 से बड़ा है। हम इसी नंबर को b मान लेते हैं और लिख देते हैं इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये एकदम ध्यान में रखना। सो इलिप्स में यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे प्लस आया, बाकी तो इक्वेशन वाइज में ये सेम है। अगर इसको हम एक नंबर मान ले, इसको नंबर मान ले, तो ये मैथमेटिकली वैसा ही बिहेव करेगा जैसा इलिप्स बिहेव कर रहा, कोई अंतर नहीं होना चाहिए इलिप्स के प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी में अंतर वगैरह होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह से दिखाई पड़ता है। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन ओरिजिन के अबाउट और दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट x axis and y axis. This equation is centric at 0, 0. Conic is central with center at 0, 0। इतनी डेटा हमारे पास है। Now we go for the diagram of this hyperbola। इसका डायग्राम काफी कठिन होता है, हाइपरबोला का डायग्राम काफी कठिन होता है। देखिए
हाँ देखिए इसको हाथ सही बनाना था। तो इस तरह से ये हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला का ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों पिंक वाला जो है ना, वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पे इसका फोकस है। -a,0 ये फोकस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलिप्स जैसा क्या देख रहे हैं कि इसके पास भी क्या है। अगर हम इस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो इसके पास आपका सबसे पहले डायरेक्ट ट्राइसेस हो गए। x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, फोकाई प्लस माइनस a,0, फोकस हो गया। आप इसका मेजर एक्सिस बता सकते हो? मेजर एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा लाइन होगा? y इक्वल टू 0 लाइन, जो कि फोकस यहीं पे है ना, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। सो मेजर और ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? अब देखो ये पॉइंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे ना, इसको वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स होता क्या? कोनिका y इक्वल टू 0 के साथ सोल्यूशन, जो प्लस माइनस a। सो लेंथ कितना हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा इलिप्स जैसे। अब यहाँ पे एक डिमार्केटिंग फैक्टर क्या है कि हाइपरबोला ना y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। This hyperbola doesn't intersect or touches y एक्सिस। ठीक है, ये बढ़िया बात है, लेकिन मैथमेटिकली तो y एक्सिस का इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि इलिप्स जैसा बिहेव कर रहा। उसको हम लोग यहाँ पर ना कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं या माइनर एक्सिस। कॉन्जुगेट और माइनर एक्सिस, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 लगा। कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ भी हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये y स्क्वायर जो निगेटिव है ना, उसके नीचे जो कोएफिशिएंट है
उसी के लेंथ को कहा गया 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या आ गया 2b हो गया। ये तो एकदम बिल्कुल अभी तक इलिप्स जैसा दिख रहा है। इसेंट्रिसिटी का भी डेटा आपको पता ही है, रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर इसलिए कि इलिप्स में क्या आता था माइनस आता था ना। 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का होल स्क्वायर। आई रिपीट इट अगेन, 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ का होल स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का होल स्क्वायर। ये आपका इसेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या वर्टाइसिस, लिख लो वर्टाइसिस। प्लस माइनस ए कॉमा 0, लेटस रेक्टम की लेंथ। ये आपका पहले जैसा ही होता है 2b स्क्वायर बाई ए, जो इलिप्स का फार्मूला है, 2 इंटू सेमी कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाय सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। इतना क्लियर है, ठीक है। इतनी डेटा अपने पास होती है। ये एकदम बेसिक इलिप्स जैसा है कि इसमें 2 फोकस है, 2 डायरेक्ट्रिक्स है, 2 वर्टाइसिस है ना, रेशियो सेम है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है इसका जनरल। अब इसके हिसाब से ना आपको इस इलिप्स हाइपरबोला को रोटेट भी करवाया जा सकता है, वर्टिकल हाइपरबोला जिसको आप नाम दोगे। तो ये आपका वर्टिकल हाइपरबोला है। इस केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल होगा, ये आपका इस पर y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका फोकस 0, BE हो जाएगा। दूसरा माइनस BE वर्टेक्स वर्टेक्स 0, B और 0, माइनस B। सेंटर सेम, कोई अंतर नहीं, सेंटर सेम कोई अंतर नहीं। तो आप लोग सिर्फ ये बताइए कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, कौन सी लाइन इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस का काम करेगी। मैं अभी तक इक्वेशन नहीं लिखा हूं। ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन सी लाइन करेगी।
मेजर एक्सिस का काम कौन सी लाइन करेगी? Y axis. वाई एक्सिस। वेरी गुड। कॉन्जुगेट एक्सिस का काम X X. एक्स एक्सिस कर लेगी, है ना? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस हाइपरबोला का? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यही इस स्टैंडर्ड वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को इसी पे प्लॉट करना। सिमिलर फैशन में जैसे इलिप्स में हम लोग किए थे कि शिफ्टेड वाला इलिप्स जो है कर लेंगे, वैसे शिफ्टेड हाइपरबोला भी आप लिख सकते हो, बट शिफ्टेड आप लोग घर पे ट्राई करें, कोई अंतर नहीं है ना। यहाँ पे नोट छोड़ देना, डू सेम प्रैक्टिस फॉर शिफ्टेड हाइपरबोला, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन में लेता हूं। फोर एक्स स्क्वायर बाई 3 वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन find distance between both foci। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मेरा कैसा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल। ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 4। हम लोग को दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2 टाइम्स ए ही होगा। इसको लिख सकते 2 टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी क्या लिखते हैं हम? रूट ओवर, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस A square by B square by A square. और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टाइम्स रूट ओवर, तो ये हो गया 3 प्लस 4 रूट 7, है ना। तो जैसे ही इलिप्स में आप काम करते थे वैसे ही करना, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो हाइपरबोला का है,
वो टेंजेंट हो गया। पॉइंट एंड हाइपरबोला कर सकते हो फटाफट। पॉइंट एंड हाइपरबोला। किसी भी पॉइंट का किसी कोनी के रेस्पेक्ट में इंटीरियर रीजन होगा या एक्सटीरियर रीजन होगा। कॉन्सेप्ट क्या बताया गया? कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि फोकस जो भी रीजन में होता है, फोकस इज बाय कन्वेंशन, फोकस बाय कन्वेंशन लाइज इन किस एरिया में फोकस होता है ये बताइएगा। इंटीरियर में होता है, एक्सटीरियर में होता है? लाइज इन इंटीरियर रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से हम लोग हाइपरबोला ले, कुछ इस तरह से हाइपरबोला लेंगे ना, तो ये देखो फोकस का रीजन है। इसका मतलब ये रीजन जो है आपका इंटीरियर रीजन है। और ये सेंटर का जो रीजन है ना, सेंटर का रीजन एक्सटीरियर है हाइपरबोला। सेंटर का रीजन क्या है? एक्सटीरियर है। पैरामेट्रिक पॉइंट, फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स are taken as a sec theta y equal to b tan theta। ठीक है, यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। कभी भी हाइपरबोला पे आपको पॉइंट लेने की जरूरत होगी, a sec थीटा b tan थीटा ले लीजिएगा। नाउ टेंजेंट लाइन एंड हाइपरबोला। For a standard hyperbola,
and line y equal to mx plus c. कंडीशन फॉर टेंजेंसी एकदम इलिप्स जैसा ही. कंडीशन फॉर टेंजेंसी इज c square a square m square. Instead of plus we put minus here. हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते हैं, ठीक है. अगर हम टीएस नोटेशन की बात करें तो कोई अंतर नहीं है. एज यूजुअल है. मतलब क्या हो गया? मतलब ये है फॉर टेंजेंट एट x1 comma y1 will be given by t equal to 0. Written like x1 by a square minus y1 by b square equal to 1. समझ गए? सेम जैसा बिहेव करता है. अगर हमें लिखनी हो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ या फ्रॉम x1 कॉमा y1, इसका भी शॉर्टकट सेम है, t इक्वल टू 0. दैट मीन्स x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. chord with midpoint. x1 comma y1 t equal to h1, t equal to s1. x1 upon a square minus y1 upon b square equal to x1 square a minus y1 square upon b square. So ये आपका क्या हो गया? t equal to s1 हो गया, chord with midpoint. Pair of tangent. Pair of tangents equation from a given point. From a given point. ये कैसा शॉर्टकट है इसमें? t स्क्वायर s1 x1 by a स्क्वायर
y1 by b square minus 1 whole square equal to x square by a square minus y square by b square minus 1 x1 square by a square minus y1 square by b square minus 1। देखो अभी तक कोई अंतर नहीं, इतने दूर तक में कोई अंतर नहीं। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट लिखना पसंद करेंगे तो जनरल टेंजेंट भी हमको मिल जाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ लगाते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। करा फाइंड डायरेक्टर सर्कल of x square by 4 minus y square by 3 equal to 1। करा कि इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल फाइंड करना। इलिप्स में क्या करते थे डायरेक्टर सर्कल के लिए? अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसका डायरेक्टर सर्कल बनता था तो हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या बन जाएगा? ये प्लस की जगह पर माइनस ले लो, इसका डायरेक्टर सर्कल सिंपली बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 4 minus 3। हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल 3 किस्म का हो सकता है। किसी किसी हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल नहीं भी होता। Some hyperbola don't have director circle what will be condition on hyperbola for it to have not a director circle? Doesn't have a director circle when किस केस में इसके पास डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा? कुछ बता सकते हो आप लोग? रियल डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा। डजंट हैव ए डायरेक्टर सर्कल का मतलब रियल डायरेक्टर सर्कल
अभी ऊपर जो एनालिसिस किया गया है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आप देख लो, ये कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल को रियल बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हमको नॉट चाहिए, मतलब उल्टा कर देंगे, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। जब इस तरह का हालात उत्पन्न हो जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल जो है, डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट रियल केस में नहीं करेगा, ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा। What will be eccentricity of the hyperbola if DC is director circle is a point? उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा जिसका डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट होगा, सिंपली एक पॉइंट डायरेक्टर सर्कल बनेगा। देखिए कोशिश करके, देखिए डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट बनने का कंडीशन क्या होगा, लेट्स डिस्कस इन, है ना, लेट आवर हाइपरबोला बी आवर हाइपरबोला। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर इट टू बी अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट डायरेक्टर सर्कल, मतलब ये सर्कल क्या होना चाहिए, पॉइंट सर्कल होना चाहिए, इसका रेडियस 0 होना चाहिए, इसका रेडियस 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर। इसलिए इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, रूट ओवर, इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 हो जाएगा। एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मैं उसका नाम कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिख रहा हूं। फॉर एक्स स्क्वायर by a square minus y square by b square equal to 1,
इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -1। ये ग्रीन वाला हाइपरबोला ब्लैक के लिए कॉन्जुगेट है और ब्लैक वाला इनके लिए कॉन्जुगेट है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो बेसिकली हो क्या रहा कॉन्जुगेट में, देखिए क्या होता है। यहां पे आपका मेजर एक्सिस का इंटरचेंज होता है और माइनर एक्सिस का, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इधर जाने के बाद कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करेगा। जो यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इधर जाने पे ट्रांसवर्स एक्सिस का काम करेगा। ठीक है, लेंथ वाइज और इक्वेशन वाइज, बोथ लेंथ वाइज एंड इक्वेशन वाइज। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आप देखोगे तो 2a दिखाई पड़ेगा, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आप देखोगे तो वो 2a नहीं दिखाई पड़ेगा, 2b दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आप अगर देखते हो तो ये 2b होता है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर आप देखते हो तो ये 2a के बराबर होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है कॉन्जुगेट डिफाइन किया गया। अगर हम कॉन्जुगेट, दोनों कॉन्जुगेट को एक ही डायग्राम पे दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। देखिए कुछ इस तरह की चीजें हैं कि एक हाइपरबोला यहां से निकलेगा, ऐसे, ठीक है, और दूसरा हाइपरबोला कुछ यूं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, मतलब ये ब्राउन वाला जो है तुम्हारा
ये ब्राउन वाला का इक्वेशन अगर हम लिखे ब्राउन से तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखना होगा। तो ब्लू वाला का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल का जो स्क्वायर होता है, दोनों के इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल का जो स्क्वायर होता है ए हाइपरबोला होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू इक्वल टू 1 के बराबर होता है। समझ गए? ये रिलेशन होता है इनके इसेंट्रिसिटी के बीच में। अगर इनके फोकस को कनेक्ट कर दिया जाए, अगर इनके फोकस को कनेक्ट कर दिया जाए क्या बनने की संभावना है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? रोम्बस तो श्योर है, रोम्बस पक्के से होगा, रोम्बस पक्के से होगा, है ना? क्या यह स्क्वायर भी बन सकता है? देखिए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइनिंग फोर फोकाई ऑफ टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला किस नेचर का होगा? अगर हम ये दिखा दें कि ये डिस्टेंस ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों बराबर है, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं वो स्क्वायर होगा। अदरवाइज हम लोग स्क्वायर क्लेम नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग स्क्वायर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये ए कॉमा 0 के बराबर है और ये आपका 0 कॉमा बी ई डैश के बराबर है, 0 कॉमा बी ई डैश के बराबर है ना? देखने में बराबर लग रहा क्या? ऐसा तो कुछ बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। देखिए स्लोप लिखने की कोशिश करें। ये हो गया एस, ये हो गया तुम्हारा एस कॉन्जुगेट। सो स्लोप ऑफ एस एस कॉन्जुगेट ये हो जाएगा आपका माइनस पीई डैश अपॉन एई। रूट लगाइए, बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर।
बी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फॉर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाता है और -1 स्लोप बनता है। इसका मतलब ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही तक है। आप लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कर लेना। इन चैप्टर 2 भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन 2 में कुछ कुछ क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए 1 करके लाओ और एक्सरसाइज 1 भी करना शुरू कर दो, दम उसी के जैसा है। आज इतना ही तक है। अगले क्लास में हाइपरबोला का वो पार्ट पढ़ेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल मैंने बताया नहीं है, बट नॉर्मल हाइपरबोला में इलिप्स जैसा ही है, कुछ खास नहीं है। समझ गए, उसको खुद से कर लेना। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।